यहाँ 7 लोगों ने नहीं क्या कहा होगा और लोग वो कह रहे हैं कि 7 लाख लोगों ने कहा कि 60 और 40 की नीति सही है। कौन बोका आदमी है जो 40% माने पूरे इंडिया को यहाँ नौकरियों में घुसने देगा? किसी भी राज्य का जो नीति आने वाला था हम लोग भी मैंने आह्वान करिए दिया कि जिस दिन ये नीति आएगी सड़क पर मुख्यमंत्री के चारों तरफ पुतला ही पुतला नजर आएगा। यही विधायक जो हमारे वोट से चुनकर जाते हैं उनके संरक्षण में किस प्रकार पैसा कमाता है कि उसका बेटा एक दिन में 35,000 का शर्ट पहन के फेंक देता है और हमारी पूरी जिंदगी एक 350 के शर्ट को पहनने में बीत जाती है। अगर इस देश में कंपनी की मनमानी है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार हैं। इस देश में एक मामूल से इंजीनियर अगर करोड़ों का घोटाला करता है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार हैं। और 2024 के चुनाव में जयराम का चेहरा किस तरह से लोग देखेंगे? देखिए, हम लोग रिफॉर्मर के तौर पर दिखेंगे। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे कि आज जो भी लोग अभी तक चुन कर गए हैं उनकी पॉलिसी के कारण आज ब्यूरोक्रेसी हावी है। और मुझे लगता है कि अब हम लोग को सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सबका अच्छा सहयोग मिला है। हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके माध्यम से हम लोग आसानी से उन तक जा सकते हैं। हम लोग उनको बता सकते हैं, रांची के इंजीनियर साहब को उदाहरण दे सकते हैं, पूजा मैडम को उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार एक इंजीनियर जो हमारे राज्य का नहीं है लेकिन राजनीति के संरक्षण में यही विधायक जो हमारे वोट से चुनकर जाते हैं उनके संरक्षण में किस प्रकार पैसा कमाता है कि उसका बेटा एक दिन में 35,000 का शर्ट पहन के फेंक देता है और हमारी पूरी ज़िंदगी एक 350 के शर्ट को पहनने में बीत जाती है। तो इससे मुझे लगता है पढ़ने वाले नौजवान जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो समझेंगे और वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं ये इस देश में इस राज्य में अगर ब्यूरोक्रेसी अगर गुनहगार है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार हैं। अगर इस देश में कंपनी की मनमानी है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार हैं। इस देश में एक मामूल से इंजीनियर अगर करोड़ों का घोटाला करता है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार हैं। तो इसीलिए अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म करना होगा। अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा वहाँ अगर अच्छे लोग माने स्वार्थ रहित लोग, ईमानदार निष्ठावान लोग आएंगे और वे लोग अगर ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वे लोग अपने राज्य के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं जैसा अन्य राज्यों में होता है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा में, तो मुझे लगता है झारखंड एक सुंदर राज्य बनेगा। इतना सुंदर राज्य बनेगा कि यहाँ हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, अगर थोड़ी सी दूरदर्शी सोच रखी जाए, अपने मिशन और विजन को राज्य की सरकारें क्लियर करे तो जो पलायन है, जो विस्थापन है, जो युवाओं की समस्या हैं उसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक टाला जा सकता है। आज हमारा झारखंड मोटा मोटी जलों से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ लगभग दर्जनों डैम हैं जिनमें पानियाँ एकत्रित हैं। अगर चाहे तो वहाँ उस पानियों को नहर के माध्यम से खेतों तक ले जाकर जो हमारा यहाँ फसल धान है, आप गेहूँ को उनके हाथों में थमा सकते हैं। जैसे गेहूँ उनके हाथों में जाएगी यानी और 4 महीना वो रोजगार से जुड़ जाएंगे। आप पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और 2-3 महीना आप उनको रोजगार से जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ एनएच का बहुत लंबा जाल बिछा हुआ है, यानी आप पर्यटन के तहत माने पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, आप परिवहन को बढ़ावा देते हुए, परिवहन के माध्यम से एनएच का जाल जो बिछा हुआ है उसके माध्यम से बहुत सारे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए आपकी सोच होनी चाहिए। और हम बार बार कहते हैं अगर पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, अगर पढ़ने वाले छात्र वहाँ तक नहीं जाएंगे तो सोच डेवलपमेंट नहीं होगा। आज सारी समस्याओं का समाधान उस विधानसभा के भीतर है, सारी समस्या का समाधान एक नीति बनने से है, लेकिन जो लोग नीति बनाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पैसा फाइनेंस हो रहा है। जो भी चुनाव आता है इसमें लाखों अरबों करोड़ों का खेल होता है और जब वो जीत कर सामने आते हैं तो भैया हमारी और आपकी नहीं सुनेंगे। जिस कॉर्पोरेट से उसे पीछे की अटैची भेजा है, उसके चुनाव में फंडिंग किया है, जाहिर सी बात है जमीन उनको अधिग्रहण करने में सहयोग करेंगे, जाहिर सी बात है उनके समर्थन में खड़े होंगे और खड़े हो रहे हैं। चाहे बड़का गाँव केरेडाड़ी का कहानी सुन लीजिए, 35 कॉल ब्लॉक आवंटन किया गया है। क्या राज्य का कोई दायित्व तो नहीं बनता है कि वहाँ पर अपनी जनता के साथ खड़ा होकर उन्हें उचित मुआवजा दिला सके? या फिर सीधी सी बात है, आज जहाँ जहाँ कोल की समस्या है आप एक अच्छी विस्थापन नीति लेकर आए। एक अच्छी विस्थापन नीति के तहत उन्हें एक अच्छा पुनर्वास मिले, उन्हें नियोजन मिले और एक अच्छा मुआवजा मिले, फिर आप विकास करते रहें। और दूसरी बात, आप अगर जहाँ ज़्यादा बेईमानी हो रही कंपनियों की, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी से हम मुकाबला नहीं कर पा रहे तो उस क्षेत्र को आप कृषि क्षेत्र घोषित कर दें और उसे एक विधेयक बनाकर आप एक माने लिखित मोहर के साथ उसे प्रमाण कर दें। फिर किसकी मजाल होगी कि वहाँ जबरन खनन करने का प्रयास किया जाएगा? तो अगर विजन रहेगा, अगर इनके सोच में दूरदर्शिता रहेगी तो इस राज्य में बहुत सुंदर तरीके से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप तमाम नीतियों को अपने पक्ष में बना सकते हैं, जिस पर बंगाल और उड़ीसा केंद्र की वहाँ कोई माने दाल नहीं गलती है। भले आज ये मैंने कह दे कि हमारी केंद्र से नहीं पड़ती है, बंगाल और उड़ीसा में भी तो यही कहानी है। एक चीज और है दादा, एक सवाल और एक पूछना दादा, एक चीज है नियोजन नीति जैसे कल आवेला है तो ओकर आगे के प्रक्रिया मतलब देखिए, सबसे पहला बात जैसा कि ऐसा बात नहीं, हमने पहले ही कहा कि हम लोग 60-40 का जो नीति आने वाला था हम लोग भी मैंने आह्वान करिए दिया है कि जिस दिन ये नीति आएगी सड़क पर मुख्यमंत्री के चारों तरफ पुतला ही पुतला नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री आश्वस्त हो चुके हैं, कल फिलहाल उन्होंने टाल दिया है, यानी वो फिर कुछ नया सोच रहे हैं।
और जान रहे हैं बहुत, उनको जो बता रहे हैं वे लोग बहुत धूर्त हैं और मुख्यमंत्री थोड़ा सा बेवकूफ़ है। इस बात को सच्चाई मानना होगा, थोड़ा सा अन्यथा में ना लगे अगर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार लोग सुन रहे हैं तो, कि बहुत धूर्त लोग हैं। बताइए, कहते हैं 7 लोगों ने सर्वे किया है, यहाँ 7 लोगों ने नहीं किया कहा होगा, और लोग वो कह रहे हैं कि 7 लाख लोगों ने कहा कि 60 और 40 की नीति सही है। कौन बोका आदमी है जो 40% माने पूरे इंडिया को यहाँ नौकरियों में घुसने देगा? किसी भी राज्य में ये नियम नहीं है। तो फिर 10 लाख दे लो और एक पेपर में 7 लाख दे लो। तो यानी जब पेपर वाला कंफ्यूज है तो आप सोच सकते हैं कितने धूर्त और मूर्ख लोग हैं। 12 नवंबर 2022 को विधानसभा से जो स्थानीय नीति 1932 के आधार पर जो पारित होता है, उसमें आपने अबीर और गुलाल के साथ उसको मनाया था, लेकिन उसमें एक गैप रखा जाता है कि जिसके पास भूमि नहीं है उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ अतिक्रमणकारी जो है वो मुखिया बने बैठे हैं, वो अगर पास करते हैं तो वो यहाँ के मान्य हो जाएंगे। इस पर आप क्या आपने देखिए, जिससे जो ग्राम सभा की बात कही गई है, मेरा हिसाब से झारखंड की जो अभी परिस्थिति है, ग्राम सभा और मुखिया द्वारा सत्यापित करना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बहुत सारे जो अन्य राज्यों के हैं, अन्य देशों के लोग हैं, वो यहाँ पर काबिज हुए हैं, और काबिज हुए ही नहीं है, वो लगभग कम से कम जो विधानसभा तो छोड़ ही देते हैं, बहुत सारे माने पंचायतों में वो मुखिया बने हैं। अगर वहाँ पर भूमिहीन का मामला आएगा और वो अगर अन्य राज्य का भी निवासी होगा तो मुखिया चूँकि अन्य राज्य के हैं, अतः वह उसके पक्ष में सत्यापित कर सकते हैं। अतः वहाँ क्या मामला होना चाहिए? भाषा और संस्कृति, जो झारखंड की भाषा संस्कृति है, मान्यताएं हैं, उन पर लोग ढले हैं कि नहीं, उनके सर्वे का आधार वो होना चाहिए। दूसरा बात, और कुछ आंकड़े आप रख सकते हैं। ज़मीन का जो सेटलमेंट है अन्य जिलों में अलग अलग टाइम पे हुआ है, आप प्रत्येक जिला के लिए एक सर्वे करते हुए अलग टीम तैयार करते हुए अलग का क्राइटेरिया रख सकते हैं। दूसरी बात, आप एक कॉलम ये भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो अन्य राज्य में है या फिर हमारे राज्य का है, उसका अन्य राज्यों में सरकारी नौकरी को छोड़कर किसी अन्य सरकारी दस्तावेज में नामांकित ना हो। सरकारी नौकरी चूँकि झारखंड के लोग भी उड़ीसा में करते हैं, कुछ लोग बिहार में करते हैं, तो सरकारी नौकरी के अलावा अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेज में अगर झारखंड के किसी व्यक्ति का अन्य राज्यों में नामांकित है तो उसे निरस्त माना जाएगा। किसी भी प्रकार के किसी भी सरकारी दस्तावेज में जो आधार बनता है, झारखंड के किसी भी व्यक्ति का अन्य राज्य में नामांकित नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी को छोड़कर। तो अगर बैठकर थोड़ा सा दिमाग को कूल कर थोड़ा सा चीनी और दही खाकर अगर ये लोग बैठकर नियम बनाए तो बड़ा सुंदर नियम बनेगा। लेकिन इनको बहुत जल्दबाजी है, इनको थोड़ा सा, चूंकि इस समय सरकार डमाडोल में थी, ईडी का चक्कर चल रहा था, इसीलिए धाए से ये 32 लेकर आ गए। अरे नहीं होता है तो जो लोग अंतिम प्रश्न कि आप हमको तो एक सेकंड, 1932 जो अभी सरकार चला रही है, 1932 में लागू कर पाएगी अपने कार्यकाल में? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, पहला बात इन्हें थोड़ा सा समय लेना होगा और इनकी अपनी जो मनोस्थिति उसे साफ करना होगा, और इन्हें वास्तव में ये जताना होगा कि हाँ, ये लोगों के हित में कार्य करना चाहती है। देखिए, 1932 यदि, सबसे पहला बात, हम लोग भी इंसान में भेद नहीं चाहते हैं, किसी भी इंसान का हक का हनन ना हो, तो वहाँ क्या किया जाए जो 1932 की बात को करते हैं। सबसे पहले बात, जो लोग कहते हैं कि 1932 से हमारा डिस्टर्बेंस होगा, हम लोग हकों से वंचित हो जाएंगे चूँकि हम लोग अन्य राज्यों से हैं, तो वहाँ एक समय सीमा दिया जाए, या तो फिर आप एक ऐप बनाइए या फिर कोई आप एक माने एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने बोलिए कि जिनको 1932 से आपत्ति होने वाली है वे लोग आवेदन जमा करें। जिनका आवेदन जैसे ही आएगा आप एक टीम को गठित कीजिए, जैसे आयोग बनती है, कभी मेहता आयोग, कभी कालेकार समिति, तो कभी बलवंत राय समिति, आप कभी मंडल कमीशन, तो एक कमीशन, एक आयोग बनाइए और उस आयोग की जिम्मेदारी दीजिए, कुछ महीना दीजिए, कुछ साल दीजिए, और उसको ये तय करने बोलिए कि जो लोग आवेदन किए हैं इनकी सच्चाई क्या है, क्या झारखंड के अलावा इनका किसी राज्य में कनेक्शन है कि नहीं। और मुझे लगता है आज के डेट में बहुत आसान है, आज के डेट में मुझे लगता है एक इंसान के बारे में जान लेना बहुत आसान है। नेटवर्क का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। आज के डेट में इंसान अगर जंगल में भी है, जो अगर मैंने शायद उसके बारे में भी आपके पास डाटा है, तो डाटा आज बहुत अवेलेबल है, आप आसानी से जान सकते हैं कि जो लोग 32 के विरोध में हैं कितनी सच्चाई है। तो मिला के 1932 रामगढ़ उपचुनाव में कई उम्मीदवारों के एक एक करके अगर करेंगे तो रामगढ़ उपचुनाव में कई उम्मीदवार के कहना है कि जयराम महतो हमारे सपोर्ट में एक बार की बोलूँ। देखिए, सबसे पहला बात, इस बार हमने चूँकि उपचुनाव है, हमने रामगढ़ की जनता पर ही छोड़ा है, क्योंकि हमको भी लगता है कि अभी हम लोग अब एक उपचुनाव में अपनी ऊर्जा को हम लोग व्यस्त नहीं करेंगे। चुनाव से पहले आप लोग बोले कि हम हजारों छात्रों के साथ हैं। हाँ, तो लेकिन अगर छात्र एक हो जाते हैं तो किसी एक छात्र के चुनाव में हम लोग प्रचार में भी सामने आ जाते हैं, लेकिन छात्र चूँकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो हम लोग इंटरनेशनल मैसेज छात्रों को दिए हैं कि आप लोग को जो अच्छा लगे चुनाव की एक रात में खेला करते हैं। कुछ बात पहले बोले अटैची की, और 2024 जो चुनाव है उसमें भी अटैची बिल्कुल अटैची रहेगी। आप लोग कैसे फेस करेंगे?
हम लोग विचारधारा से ही फेस कर पाएंगे और हम लोग जो अभी हमारी तो उपचुनाव में विचारधारा से नहीं चल रहा है आप लोग का। हाँ, कहीं ना कहीं जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें विचारधारा हावी नहीं रही। जो तो उस टाइम में तो 81 विधानसभा रहेगा, अभी तो एक ही विधानसभा है और एक नहीं कर रहे फेस आप लोग, तो 81 कैसे कर पाएंगे उस 24 में? चुनौती रहेगी, एक बहुत बड़ी और बड़ी चुनौती हम लोग के सामने रहेगी। लेकिन चुनौतियों से भाग जाना और जब मुसीबत सामने आए तो कंबल ढक के सो जाना कहीं ना कहीं एक माने विचलित करने वाली बात होगी। तो हम लोग चुनौती से हतोत्साहित नहीं होंगे, उसका हम लोग सामना करने का प्रयास करेंगे और उसमें हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। आज क्या लगता है कि झारखंड का नया चेहरा जयराम महतो हो सकते हैं अगले 24 के चुनाव में? देखिए, जयराम महतो नया चेहरा नहीं होंगे, लेकिन जयराम महतो के साथ जितने भी नौजवान हैं वो एक विचार को तौर पर देखे जा सकते हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म के तौर पर हम लोग देखे जा सकते हैं। और निश्चय ही 2024 में आज जो आंदोलन चल रहा है पिछले साल भर से, जिसमें काफ़ी कुछ घटनाक्रम देखने को मिली है, उतार चढ़ाव देखने को मिली है, इसका कुछ ना कुछ असर आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा।